अभिकेंद्र बल कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो परिणाम समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसके कारण एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। जैसे जब त्वरण उत्पन्न होगा, अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होगा तो उस त्वरण के कारण एक बल उत्पन्न होगा जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल जो होता है केंद्राभिमुख बल होता है। अभिकेंद्र बल जो होता है केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा बदलती है, अचर रहती है, लेकिन अन्य राशियां वेग, त्वरण, बल, संवेग बदल जाते हैं। इसमें अभिकेंद्र बल का जो होता है, आगे देखते हैं। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण एक ही दिशा केंद्र की ओर होती है, लेकिन वेग, दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होते हैं। किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। इसे यह एक चित्र है। इसमें यह जो खिलाड़ी है एक बॉल को रस्सी के थ्रू घुमा रहा है, और जब जो बल रस्सी और इसके हाथ के बीच जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे देखते हैं। जब अगर किसी धागे को पत्थर से बांधकर घुमाया जाता है तो अभिकेंद्र बल त्वरण बल से मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल विद्युताकर्षण बल से प्राप्त होता है। और यदि सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, अगर गाड़ी घूम रही है गोलाम्बर पर तो आवश्यक बल अभिकेंद्र बल घर्षण बल के से प्राप्त होता है, घर्षण बल से प्राप्त होता है। वक्र पथ की ढाल जो होती है, वक्र पथ की ढाल का फार्मूला होता है V बराबर आर करड़ी में RG/tan थीटा। वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है आवश्यक बल प्राप्त करने के लिए। वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। अगर कोई पिंड यम द्रव्यमान का है और वक्र पथ की त्रिज्या r है तो ढाल थीटा है, तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल जो होती है, सुरक्षित ढाल जो होगा थीटा से प्रदर्शित करेंगे। ढाल को थीटा से प्रदर्शित करेंगे। और वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल जो होती है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अगर कितना हो भारी चाहे गाड़ी हो, चाहे ट्रक हो, कोई भी चीज़ हो, इस तरह से घुमावदार जो होता है, कोई भी गाड़ी है जब इस तरह से घुमावदार जो सड़क होती है, यहाँ से कितना हो भारी, चाहे ट्रक हो या छोटी सी गाड़ी हो, यहाँ से जब तेज़ी से जाएगी तो यह आगे की तरफ इधर की तरफ पलट जाएगी। और इसमें जो होगा इस तरह से जो मान लीजिए कि ये गाड़ी है तो इधर का जो पहिया है, 4 पहिए होते हैं, तो 4 पहियों में पहले ये अंदर वाला पहिया उठेगा, इस तरह से ऊपर की तरफ अंदर वाला पहिया उठेगा और बाहर की तरफ फेंक कर उलट जाएगी गाड़ी। तो यहीं पर जो सुरक्षित चाल का जो फार्मूला होता है V बराबर कड़ी में RG/tan थीटा होता है, जो थीटा होता है जो पथ का ढाल होता है, अगर कोई पिंड वृत्तीय चाल से चल रहा है तो उसका वेग जो होगा इसके अनुसार होना चाहिए, न कि द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अभी अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल होता है जिसकी कल्पना न्यूटन ने की थी। अपकेंद्र बल अप मतलब बाहर की तरफ, UP अप मतलब ऊपर मतलब बाहर, ऐसे करेंगे ऊपर अप मतलब ऊपर, इस तरह से
बाहर की तरफ बल लगाएगा उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल का जो उदाहरण है दूध से मक्खन निकालना, वॉशिंग मशीन अपकेंद्री पंप जो होता है ये इसका उदाहरण है। कोणीय संवेग का जो सिद्धांत होता है, कोणीय संवेग के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य बल अपूर्ण आरोपित न हो तो उस बल का कुल कोणीय संवेग संरक्षित होता है। जैसे एम वी आर नियत होता है। अगर किसी पत्थर को धागे में बांधकर घुमाया जाता है तो ज्यों धागा अंगुली से लिपटता है और त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है, उल्टा होने पर उल्टा होता है। अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी है, और यहाँ से एक धागे में पत्थर बांध के घुमा रहा है, ये इसकी अंगुली है, यहाँ से घुमा रहा है और जैसे जैसे धागा छोटा होता चला जाएगा, जैसे जैसे धागा इसका छोटा ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये छोटा होगा ना, जैसे जैसे छोटा होगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड जो होगी बढ़ जाएगी। तो अगर कोई किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़का है, जैसे कोई टेबल है, इसके किनारे पर कोई आदमी खड़ा है और अपनी बाह को फैलाए हुए है तो इसका वेग जो होगा कम महसूस होगा। लेकिन अगर अपनी बाह को सिकोड़ लेगा तो नहीं, किनारे पर नहीं, ऐसे होता है। यहाँ पर इसको एक टेबल है, यहाँ पे सेंटर में एक लड़का खड़ा है मान लीजिए, और ये अपनी बाह को फैलाए हुए है तो इसका वेग कम महसूस होगा। लेकिन जब ये अपनी बाह को सिकुड़ लेगा, नज़दीक कर लेगा, ऐसे कम कर लेगा, छोटा कर लेगा तो इसका वेग बढ़ जाएगा। और जैसे किसी सीडी डिस्क पर एक मच्छर आकर बैठ गया है तो इसकी स्पीड जो होगी घट जाएगी। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और जब सूर्य के नज़दीक आएगा ना तो उसका वेग बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सूर्य है और जब इस दूर जाता है कोई ग्रह तो इस दीर्घवृत्त पथ पर दूर जाता है तो इसका वेग जो होगा कम होगा, और जब ज्यों ही नज़दीक आएगा ना तो यहाँ पे वेग जो होगा, इस ग्रह का वेग जो होगा, वेलोसिटी जो होगी वो तेज हो जाएगी। यानी जब त्रिज्या घटती है तो वेग बढ़ जाता है और त्रिज्या अधिक होती है तो वेग कम हो जाता है। सरल आवर्त गति वैसी गति जहाँ पर त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो, लेकिन विस्थापन जो है त्वरण की दिशा के विपरीत हो। ऐसा संभव तो है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा होना संभव हो सकता है। नेगेटिव साइन को बताता है दिशा त्वरण की विपरीत होती है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति नहीं करता है, कोई भी पिंड जो है सरल आवर्त गति कर ही नहीं सकता है। SHM जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सरल लोलक जो होता है उसको देखते हैं। तो सरल लोलक में जो होगा लिखा है यहाँ पे मध्य बिंदु, वह बिंदु जहाँ पर विस्थापन की गणना की जाती है और जहाँ पर विस्थापन का मान शून्य होता है। अंत बिंदु वह बिंदु जहाँ पर विस्थापन का मान महत्तम और वेग का मान शून्य होता है। फिर जो होता है प्रभावी लंबाई जो होती है, प्रभावी लंबाई लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी जो होती है प्रभावी लंबाई बोलते हैं। और आयाम जो होता है मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। प्रत्यानयन बल जो होता है वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला दे
तो इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये होता है सरल लोलक। सरल लोलक यहाँ से इस पिंड को जो है दर्शाया गया है, ऐसे 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 घूम रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है। यहाँ पे ऐसे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वह बिंदु जहाँ पर विस्थापन की गणना की जाती है या जहाँ पर विस्थापन का मान शून्य होता है, इसको बोलते हैं, इसको मध्य बिंदु बोलते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। फिर लिखा है अंत बिंदु, वह बिंदु जहाँ पर विस्थापन का मान महत्तम और वेग का मान शून्य होता है। यहाँ पर जो होता है वेग, वेलोसिटी का मान जो होता है, वेलोसिटी वेग का मान जो होता है, वेलोसिटी का मान जो होता है अधिक होता है, और जो होता है विस्थापन का मान शून्य, या विस्थापन का मान जो होता है शून्य होता है, विस्थापन का मान शून्य होता है। प्रभावी लंबाई, लटकाए गए लंबाई के द्रव्यमान केंद्र, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो केंद्र की दूरी, सेंटर से इस खूंटी से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। इस चीज़ को बोलते हैं प्रभावी लंबाई। और आयाम जो होता है मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच महत्तम विस्थापन, यहाँ से ऐसे जो विस्थापन होगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो विस्थापन होगा, इसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। आयाम बोला जाता है। और अब इसमें देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2mv², और P बराबर mgh। इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखिए वेग का मान महत्तम और काइनेटिक एनर्जी महत्तम। यहाँ पर वेग का मान शून्य और काइनेटिक एनर्जी का मान शून्य होता है। यहाँ पर जब देखिए, यहाँ पर जो होगा वेग का मान शून्य होगा, काइनेटिक एनर्जी भी शून्य हो जाएगी। जब v बराबर, जब v का मान 0 होगा तो 1/2mv², ये v का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी शून्य हो जाएगी। त्वरण जो होगा, यह महत्तम होगा, महत्तम होगा। और विस्थापन जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी महत्तम होगी, विस्थापन जो होगा महत्तम होगा, और प्रत्यानयन बल भी महत्तम होगा। इस साइड यहाँ पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे त्वरण 0, विस्थापन 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, और प्रत्यानयन बल भी 0। सरल लोलक, सवाल है सरल लोलक के अंत बिंदु पर महत्तम होता है। अंत बिंदु ये है, इस पर महत्तम कौन कौन होता है? महत्तम होता है त्वरण और विस्थापन और पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यानयन बल। तो वेग और त्वरण, वेग जहाँ आ जाएगा वो हो ही नहीं सकता है, यानी तीनों में देखिए वेग है। वेग जहाँ पर है वेग शून्य होता है, वेग जहाँ भी आ जाए वहाँ पे शून्य होगा। तो वेग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यही वाला सही है, चौथा ऑप्शन। आवर्ती गति जो होती है वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे सरल आवर्त गति, झूले की गति, सुई की गति, पेंडुलम की गति। जैसे कोई भी सुई हो, जैसे एक घड़ी है, ये सुई बार बार एक ही गति को दोहराती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, बार बार एक ही गति को दोहराती है, तो इसको बोलते हैं सिंपल जो आवर्ती गति, इसको बोलते हैं आवर्ती गति। किसी भी जो स्प्रिंग का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्प्रिंग का आवर्तकाल जो होता है
उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो सेकेंडरी लोलक होता है, सेकेंडरी लोलक जो होता है उसका जो होता है आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में और कुछ तो है नहीं, आगे देखते हैं। पदार्थ, पदार्थ का जो है, पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरे, स्थान घेरे, आयतन हो और द्रव्यमान हो और इसकी अवस्था जो होती है, इसकी जो अवस्था होती है, इसमें देखते हैं अवस्था जो होती है, इसमें ठोस, द्रव और गैस होता है। ठोस, द्रव, गैस। इसकी अवस्थाएं जो चौथी और पांचवी अवस्था होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था जो होती है 20,000 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त होती है। और जो यह चौथी अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है, फोर्थ अवस्था होती है। और प्लाज्मा अवस्था जो होती है आयनित अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था जो है आयनित अवस्था है, आयनित अवस्था है। और यह विसर्जन नली, विसर्जन नली, नली, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर और सूर्य, सूर्य तारा में पाया जाता है। जो प्लाज्मा अवस्था होती है विद्युत का सुचालक होती है, सुचालक होती है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है, इसको जो खोजा था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को, यह था प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को 1920 में चंद्रशेखर सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने खोजा था। और इसको पूरी तरह से आइंस्टीन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन जो थे इन्होंने एक फार्मूला दिया था mc², E बराबर mc², एनर्जी बराबर ऊर्जा, इसको बोलते थे ऊर्जा बोलते हैं, द्रव्यमान, और इसको बोलते हैं प्रकाश की चाल। आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc² का फार्मूला। देखते हैं दाब को। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको, लंबवत बल जो होता है उसको दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल जो होता है उसको दाब कहते हैं। तो इसका फार्मूला होगा बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और दाब जो होता है, दाब का एक और मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल। दूसरा मात्रक होता है न्यूटन मीटर²। और इसकी बीमा होती है ml पर -1 t पर -2। और इसके अन्य मात्रक भी होते हैं बार,
मिली बार और 1 बार बराबर जो होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और या 5 पास्कल होता है और 1 मिली बार बराबर होता है 1 मिली बार बराबर होता है 10⁻² पास्कल। हाँ